न्यूनतम कितने सदस्यों की ज़रूरत है, इसी न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता को या न्यूनतम सदस्यों की ज़रूरत को हम क्या कहते हैं कि सभापति एवं उपसभापति हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी दोस्तों। मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम रेल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं पॉलिटी की अगली क्लास के बारे में, जो कि होने वाली है 33वें नंबर की क्लास। आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी के कंप्लीट सीरीज को या कंप्लीट सिलेबस को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 32 क्लासें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 5, जिसमें संघ के बारे में यानी कि यूनियन के बारे में डिस्कस किया गया है। और अगर आप देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को, तो संघ का जिक्र अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक देखने को मिलता है। ये सभी बातें वो सभी स्टूडेंट्स बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं जो रेगुलर जो डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सबको ये बातें समझ में आ जाती हैं कि भाग 5 क्या है, संविधान में कितने भाग हैं। समझ में आ रही है बात। तो संविधान में कितने भाग हैं भैया? 22 भाग हैं, और खंडों सहित अगर देखें हम तो 25 भाग हैं। तो ये सभी बातें अगर आप जानना चाहें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, इंटरेस्ट में, तो सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। दूसरी बात यह है कि चैनल पर अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर कर दो। बार बार मैं नहीं कहूँगा, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो केवल पढ़ने पर ही फोकस करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों पॉलिटी की 33वें नंबर की क्लास में हम जिक्र क्या करने वाले हैं, कौन सी बातों को लेकर पढ़ने वाले हैं, तो वो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, गणपूर्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरम। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये कोरम होता क्या है, गणपूर्ति होती क्या है, गणपूर्ति की कितने प्रतिशत की आवश्यकता होती है, और कौन से आर्टिकल में गणपूर्ति का जिक्र किया गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आप सभी के साथ। मैं आपको बता दूं, पिछली ही वीडियो में या पिछली ही क्लास के अंदर हमने आर्टिकल 82 से लेकर आर्टिकल 86, 87, 88 तक की सारी बातचीत को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 89 यानी कि आर्टिकल 89। हम आर्टिकल 89 को पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे तरह से कि हमारे केंद्र में, हमारे संघ में एक संसद है, और उस संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 89 में आपसे बताया है कि राज्यसभा का या यूं कहें राज्यसभा का एक सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? एक सभापति होगा, मतलब 22 मतलब चेयरपर्सन होगा। और साथ ही दोस्तों इसी आर्टिकल में, इसी अनुच्छेद में ये भी बताया है कि राज्यसभा का एक उपसभापति होगा। तो मतलब कहने का यह है, आर्टिकल 89 में आपसे बताया गया है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वह कौन होगा? तो आप सभी जानते हैं, जब हमने पढ़ा था आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63, तो अनुच्छेद 63 में मैंने आपको बताया था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा? भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बताया था कि नहीं बताया था? ध्यान करिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सभापति कौन बनता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति ही क्या बनता है दोस्तों? सभापति बनता है राज्यसभा का। और उपसभापति कौन बनता है? 22 चेयरपर्सन कौन बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, 22 चेयरपर्सन राज्यसभा के सदस्यों में से ही, राज्यसभा के सदस्यों में से ही
कोई एक नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों में से ही कोई एक नियुक्त किया जाता है। कौन? राज्यसभा का उपसभापति। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब आर्टिकल 89 में आपसे बताया कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। और सभापति कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति। उपसभापति कौन होगा? राज्यसभा का सदस्यों में से कोई एक, राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक। इन्हीं के द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। आप भली भांति जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है, कौन चुनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखो, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। निर्वाचक मंडल बनता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का, और वही लोग चुनकर भेजते हैं किसको? भारत के उपराष्ट्रपति को। बेहतर तरीके से जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। दूसरी बात, जब उपराष्ट्रपति पढ़ा तभी जाना कि ये सभापति है, और ये भी जाना कि उपराष्ट्रपति होने का वेतन नहीं लेता। मैंने कहा उपराष्ट्रपति होने का वेतन नहीं लेता, वह वेतन लेता है राज्यसभा का सभापति होने का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालें। इसके बाद आगे की कहानी को समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे बंधुओं, आगे की बात हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। अगला ही आर्टिकल या अगला ही अनुच्छेद, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 90, यानी कि आर्टिकल 90 में आपको क्या बताया गया है दोस्तों? आर्टिकल 90 में आपको बताया गया है कि राज्यसभा का जो उपसभापति है, इसके पद त्याग के बारे में या इसके इस्तीफे के बारे में बात कही गई है। यहाँ लिख देते हैं, उपसभापति के त्याग पत्र या पद त्याग या इस्तीफे का प्रावधान ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा अनुच्छेद 90 में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अनुच्छेद 90 में उपसभापति के त्यागपत्र, पदत्याग या इस्तीफे का प्रावधान देखने को मिलेगा। त्यागपत्र की मांग कौन कर सकता है? उपसभापति की। तो मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, उपसभापति के त्यागपत्र की मांग राज्यसभा के सभी सदस्य या राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक की पूरी बातचीत को, तभी हमने जान लिया था। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालें, आगे चलते हैं। आर्टिकल 90 के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 92, आर्टिकल 92। अच्छा, ये किस तरीके से इस्तीफे की मांग की जाती है उपसभापति से? तो ध्यान रखेंगे 14 दिन की पूर्व सूचना के अनुसार की जाती है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 91 आपके किसी काम का नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसकी ज़्यादा वेटेज नहीं है या वेटेज है ही नहीं मेरे बच्चों, ध्यान रखो। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद आर्टिकल 92, आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 में या अनुच्छेद 92 में आपसे किस बारे में बताया गया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आर्टिकल 92 में बताया गया है कि जिस प्रकार से उपसभापति को पद से हटाने की बात चल रही है और भारत के राज्यसभा का जो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति है उसको भी पद से हटाने की बात चल रही हो, तो कहने का मतलब यह है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, मतलब कोई ऐसा संकल्प बन गया हो कि अब सभापति को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा, या ऐसा कोई संकल्प बन गया हो कि अब उपसभापति को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा, तो उस स्थिति में दोस्तों ध्यान रखेंगे, उस स्थिति में ये जो सभापति हैं या उपसभापति हैं ये अपने पद पर विराजमान नहीं होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे बच्चों, मुझे बताएं। देखिए एक बार फिर से बड़े अच्छे से समझें कि सभापति एवं उपसभापति को
पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होने की स्थिति में ये पीठासीन नहीं होंगे। मतलब ये अपनी पीठ पर या अपनी सीट पर नहीं बैठेंगे। पीठ का मतलब जिस चेयर पर ये बैठते हैं उस चेयर पर ये नहीं बैठेंगे। संसद की कार्यवाही या राज्यसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, पीठासीन नहीं होंगे। बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें ये भी समझना था कि उपसभापति को 14 दिन पूर्व ही सूचना कर दी जाती है कि भाई तुम्हें पद से अब हटना है। उपराष्ट्रपति जो कि सभापति है, इसको भी 14 दिन पूर्व ही सूचना कर दी जाती है कि तुमको पद से हटना है। तो जब ये संकल्प ही विचाराधीन है तो आप पीठासीन किस हक से हो सकते हैं या आप पीठासीन कैसे हो सकते हैं, यही बात आपको बताई गई है आर्टिकल 92 में, अनुच्छेद 92 में। अब इसका फाइनली स्क्रीनशॉट निकालें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें फटाफट से। चलिए मेरे बच्चों, आगे की कहानी को समझते हैं। मैं इसको कर देता हूं रफ। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 93 या अनुच्छेद 93 के बारे में। तो अनुच्छेद 93 में आपसे क्या बताया गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से अनुच्छेद 89 में आपसे बताया, 79 में आपसे बताया, 89 में यानी कि 89 में आपसे बताया। बड़ा कन्फ्यूजन होता है 89 या 79 में। जस्ट रैपिडली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ 69 बड़ा होता है कि 71 बड़ा होता है? 69 बड़ा होता है कि 71 बड़ा होता है? जल्दी बताओ फटाफट से इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार से आर्टिकल 89 में आपसे बताया गया कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, वैसे ही आर्टिकल 93 में अनुच्छेद 93 में आपसे बताया जाएगा कि लोकसभा, सभी जानते हैं कि संसद की क्या है, निम्न सदन है। तो लोकसभा का एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होगा। ये बात आपको पता चलती है किसमें, आर्टिकल 93 में, अनुच्छेद 93 में। एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, सभी जानते हैं कि अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष भी वही होगा जो इन सभी सदस्यों में एक अच्छी नॉलेज रखता होगा, एक अच्छा ज्ञान रखता होगा। मतलब कहने का यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को बनाया जाता है और उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को क्या बना दिया जाता है, उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात दोस्तों, आर्टिकल 94 में जो अनुच्छेद 94 में आपको जाननी है वो क्या है। अनुच्छेद 94 में बताया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष महोदय को सौंपेगा। तो मतलब कहने का यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपेगा। ये बात हमें पता चलती है किसमें, आर्टिकल 94 में, अनुच्छेद 94 में। तो मतलब कहने का यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष एक दूसरे को क्या करता है, अपना त्यागपत्र सौंपता है, एक दूसरे को अपने त्यागपत्र को, अपने रेजिग्नेशन को देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद आर्टिकल 94 या 94 के बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 95 यानी कि अनुच्छेद 95। दोस्तों आप जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद भी क्या हो सकता है, कभी रिक्त हो सकता है। या यूं कहें कि अगर मान लीजिए सदन की कार्यवाही की जानी है
या सदन में कार्यवाही चलनी है और लोकसभा के अध्यक्ष अभी अनुपस्थित हैं, तो उनका पदभार कौन संभालेंगे? उपाध्यक्ष महोदय। और उपाध्यक्ष महोदय का पदभार कौन संभालेंगे? अध्यक्ष महोदय। तो हमें केवल इतना समझना है कि लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही, दिख रहा है यहाँ तक, उपाध्यक्ष ही उनका कार्यभार संभालेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उनका कार्यभार, उपाध्यक्ष ही उनका कार्यभार संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे। बोलो बेटा, बात समझ में आई? यानी कि अनुच्छेद 95 में जो बात आपको बताई गई है वो क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष महोदय ही क्या करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हैं। अनुच्छेद 94 में एक दूसरे को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा। ये बातें आपसे बताई गई हैं। तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट निकालें। इसके बाद 96, 97, 98 और 99 इनके बारे में जल्दी से हम समझ लेते हैं या बहुत अच्छे तरीके से हम जान लेते हैं। उसके बाद हम कोरम के बारे में, गणपूर्ति के बारे में जानेंगे अनुच्छेद 100 के अंदर या अनुच्छेद 100 के अंदर। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालें। मैं साइड को हो जाता हूं और भैया जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी करते चलो और आपको क्या करना है? शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और जितना हो सकेगा उतना दोस्तों तक फैलाना है इस वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे की बातचीत को जान लेते हैं, आगे की कहानी को समझ लेते हैं। दोस्तों आर्टिकल नंबर 96 या अनुच्छेद 96 में आपसे क्या बताया है, ये बात को ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से अभी आपने पढ़ा आर्टिकल 92 में कि आर्टिकल 92 में आपने क्या पढ़ा कि जिस प्रकार से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होंगे। तो वैसे ही अनुच्छेद 96 में आप जानेंगे कि जब लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होंगे। मतलब कहने का यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होंगे, अपने कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, अपनी सीट पर विराजमान नहीं होंगे। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके आगे की कहानी को समझते हैं। अनुच्छेद 97 में या आर्टिकल 97 में आपसे क्या बताया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 97 में, आर्टिकल 97 में बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों के बारे में। मतलब कहने का यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन कितना होगा और लोकसभा उपाध्यक्ष का वेतन कितना होगा, ये बातें आपको 97 में बताई गई हैं। तो केवल इतना ध्यान रखें, वेतन व भत्ते किसके? लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के, लोकसभा अध्यक्ष के व उपाध्यक्ष के। ठीक है, तो आर्टिकल 97 में तो बहुत सिंपल से आपको ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन व भत्तों के बारे में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 98 या अनुच्छेद 98 भी वैसे ही बहुत सिंपल सा है। क्या बताया है कि संसद का एक सचिवालय होगा। संसद का क्या होगा दोस्तों? एक सचिवालय होगा, या यूं कहें कि संसद के सचिवालय के बारे में आपको बताया गया है आर्टिकल 98 में। मतलब कहने का यह है मेरे प्यारे बच्चों कि संसद का सचिवालय होगा। आर्टिकल 98 में ये बात आपको देखने को मिल जाती है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको समझना है आर्टिकल 99, अनुच्छेद 99 में आपको क्या बताया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे डियर से स्टूडेंट्स, आपको भी ये बात ध्यान रखनी है।
अनुच्छेद 99 में बताया गया है लोकसभा के सदस्यों की शपथ के बारे में। किसके बारे में? तो लोकसभा के सदस्यों की शपथ के बारे में, सदस्यों की शपथ के बारे में। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा सा समझ लेना है। आप जानते हैं कि जब हमारी एक लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा 17वीं लोकसभा इस समय वर्तमान में चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2.0 नाम की गवर्नमेंट, यानी कि दूसरे वर्जन की सरकार इस समय चल रही है। सभी जानते हैं लोकतंत्र में लोकसभा में वही लोग बैठे हुए। तो हमें समझना यह है कि लोकसभा जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो लोकसभा नई चुनकर आने से पहले पुरानी लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। और पुरानी लोकसभा के भंग होने के साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष पद भी क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष भी क्या हो जाता है दोस्तों? अपने पद को छोड़ देता है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है मेरे बच्चों? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होगा? यह किसको बनाया जाएगा? तो ध्यान रखें कि लोकसभा के अंदर जो सीनियर या सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा वही बना दिया जाएगा प्रोटेम स्पीकर। ठीक, अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या करवाएगा? ये प्रोटेम स्पीकर ये कुछ समय के लिए बना अध्यक्ष क्या करेगा? ये लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएगा, पद की और गोपनीयता की शपथ। इतनी बात समझ में आई। और जब प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देगा और शपथ दिलाने के बाद इन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा जो इन्हीं सभी लोकसभा के सदस्यों को कमांड करेगा, यह सभी लोकसभा के सदस्यों का चीफ होगा। तब इस प्रोटेम स्पीकर का पद को रिक्त कर दिया जाएगा या प्रोटेम स्पीकर का पद खाली हो जाएगा। तो मतलब कहने का यह है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही छोटे से समय के लिए जिस स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके लिए? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिला देगा। इन्हीं सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति को या एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और जो अध्यक्ष चुन लिया जाएगा वही अब क्या करेगा? पूरे सदस्यों पर कमांड बनाकर रखेगा। तो यहाँ पर अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आपको समझना है वो क्या है? वो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। मैंने कहा लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ, अध्यक्ष पद की शपथ नहीं ली जाती है, अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। कारण क्या है? कारण मैंने अभी अभी आपको बताया कि इन्हीं सदस्यों में से वह अध्यक्ष बनेगा या इन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी। तो ये जो सदस्य हैं या यूं कहें वह व्यक्ति जो अध्यक्ष बनेगा उसने सदस्य होने की शपथ ले ली है प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से। तो जब उसने सदस्य होने की शपथ ले ली तो उसको दोबारा से शपथ लेने की कोनो आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो फटाफट से डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मतलब फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर जाओ इस वीडियो को। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट निकालें, उसके बाद हम समझते हैं अनुच्छेद 100 अवेटिंग, यह सबसे ज़्यादा जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, गढ़ पूर्ति कोरम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? निकाल लिया। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। अनुच्छेद 100 को हमें समझना है, आर्टिकल 100 को हमें जानना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब ये अनुच्छेद नंबर 100 क्या है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे लल्ला, मेरे पुत्र, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 100 या आर्टिकल 100, अनुच्छेद 100 में आपको बताया गया है संसद की गढ़ पूर्ति के बारे में।
गणपूर्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोरम, और हिंदी में भी इसको समझना है कि इसको कोरम कहते हैं गणपूर्ति को, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कोरम करके ही पूछ लिया जाता है। तो संसद की गणपूर्ति या संसद का कोरम क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं संसद के दो सदन होते हैं, कौन से? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो आप इस बात को भी जानते हैं कि संसद के जब दो सदन हैं तो दोनों ही सदनों में क्या चलती है? कार्यवाही चलती है, कुछ ना कुछ काम चलता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, जब संसद के अंदर कार्यवाही चले तो उस कार्यवाही को चलाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता है, न्यूनतम कितने सदस्यों की ज़रूरत है। इसी न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता को या न्यूनतम सदस्यों की ज़रूरत को हम क्या कहते हैं? गणपूर्ति कहते हैं, कोरम कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, कोरम क्या होता है, गणपूर्ति कितनी होती है, ये कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखें, सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, मैंने कहा सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, या यूं कहें आप 10%, या क्या कहें 10%, 1/10वां भाग या 10%। अगर इतने सदस्य सदन के अंदर मौजूद नहीं हैं तो सदन की कार्यवाही को सुचारू नहीं किया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लो। गणपूर्ति कोरम का मतलब क्या है कि 1/10वां भाग जितने भी सदन के अंदर अधिकतम नहीं, निर्वाचित और आपके मनोनीत सदस्यों की संख्या है, उसका 10% या 1/10वां भाग ही क्या कहलाएगा? आपका गणपूर्ति कहलाएगा, कोरम कहलाएगा। अगर इतने सदस्य सदन के अंदर मौजूद नहीं हैं तो सदन की कार्यवाही को एडजर्न कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। और ध्यान रखेंगे, सदन की कार्यवाही को स्थगन करने की पावर या सदन की कार्यवाही को स्थगन कौन करता है? तो जो भी चेयरपर्सन है वही करेगा। मतलब राज्यसभा में अगर उपसभापति के या राज्यसभा में उपसभापति के सामने कार्यवाही हो रही है तो उपसभापति करेगा एडजर्न, यानी कि स्थगित। और अगर लोकसभा की बात है तो लोकसभा में कौन करेगा? भैया अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो बात को समझ में आई? बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? 1/10वां भाग सदस्य उपस्थित होने ही होने चाहिए। अब मुझे बताओ, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में हमारे ही कहाँ पर? संसद की राज्यसभा में। तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा में इस समय 243 सदस्य हैं, 243 मेंबर्स हैं। अगर 243 का आप निकालोगे 10% या 10वां भाग तो निकल कर आएगा 24.3। मतलब कितने? 25 सदस्य पूरे। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 24 सदस्य और 0.3 सदस्य, मतलब एक सदस्य का तो तिहाई भाग आप नहीं कर सकते। तो 25 सदस्यों का होना जरूरी है राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू करने के लिए। दूसरी बात, लोकसभा में समझें, आप सभी जानते हैं कि 543 सदस्य हैं इस समय वर्तमान में हमारी लोकसभा में। तो 543 का अगर आप 10% निकालोगे तो आएगा 45 पॉइंट कितना? 3। 545 सदस्य हैं, 545 हैं, 44.5 आएगा। तो 545 का 10% 44.5। मतलब कहने का यह है कि टोटल 45 सदस्य होने अनिवार्य हैं। अगर इतने सदस्य हमारे सदन में मौजूद नहीं हैं तो हमारे सदन की कार्यवाही को सुचारू नहीं किया जाएगा। इस बात को स्पेशल या विशेष तरीके से ध्यान रखें। दूसरी बात छोटी सी एक ये भी बता देता हूँ कि मेरे भाई, जब हमारे भारतीय संविधान में हुआ था 44वें नंबर का संविधान संशोधन 1976 में, तब इस गणपूर्ति को निरस्त कर दिया गया था, ये यूँ कहें अप्रभावी कर दिया गया था। और ऐसे ही जैसे गणपूर्ति आपने अभी संसद के लिए पढ़ी है, ऐसे ही हम आर्टिकल 179 में 189 में पढ़ेंगे विधायिका या विधान मंडल के लिए गणपूर्ति। तो विधान मंडल के लिए भी 1/10% ही होगा या 1/10वां भाग ही होगा, 10% ही होगा। ठीक है,
तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि संसद और विधान मंडल की कार्यवाही के लिए कोई भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, अगला ही संविधान संशोधन हुआ 44वें नंबर का, और ये 44वें नंबर का संविधान 1978 में संशोधन किया गया था 1978 में। और इसमें बता दिया गया कि भाई जो गणपूर्ति है संसद और किसके लिए, विधान मंडल के लिए, उसका होना बड़ा ही आवश्यक है, कोरम का होना बड़ा ही आवश्यक है। बोलो मेरे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आर्टिकल 100 में क्या बताया है गणपूर्ति के बारे में, कोरम के बारे में, और ये पूरा का पूरा फिनोमिना आपके सामने बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है। तो अगर ये बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी सुझाव है तो आप हमें वो सुझाव भी दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर भी कीजिएगा, और फाइनली चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। बराबर बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट रूप से मिलता रहे। बाकी दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सबा खैर, खुदा हाफिज, राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत और सत श्री अकाल। तो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल, और इसी एग्जाम रेल के माध्यम से आपको हम बहुत आगे एक प्लेटफॉर्म पर लेके जाने वाले हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड लक।